समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान मतलब कि प्रतिच्छेद। कटान बिंदु मतलब कि जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे ही बिंदु ही उन समीकरणों के हल होते हैं। जो समीकरणों से प्राप्त जो एक सरल द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान बिंदु, दो सरल रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है या प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही उन समीकरणों के हल होते हैं। क्या प्रत्येक परिस्थिति में हम एक दूसरे को काटती हुई सरल रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में बने समीकरणों के लिए आलेख पर प्राप्त सरल रेखाएं अलग अलग रूपों में दिखती हैं। आइए समझें। उसके लिए रेखाएं किस 3 प्रकार की बनती है समीकरणों से, 3 प्रकार की। एक जो एक दूसरे को काटती है, एक रेखा जो समांतर चलती है, एक रेखा से बना समीकरण, एक समीकरण से बनी रेखा और दूसरी समीकरण से बनी रेखा एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ऐसी 2 रेखाएं होती है। और तीसरी कंडीशन दी हुई है संपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनेगी। तो इन दोनों कंडीशन में, समांतर और संपाती वाले कंडीशन में x और y का मान नहीं होता, x और y का कोई मान नहीं होता। जब एक दूसरे को रेखाएं काटती है, किसी प्रतिच्छेद बिंदु पे काटती है, कटान बिंदु पे काटती है, तब x और y का हमें कोई मान प्राप्त होता है। पहला कंडीशन दिया हुआ है जब दो समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तब समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो जब कटान बिंदु में हमको x और y का मान प्राप्त होता है तो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। कटान बिंदु के मान ही समीकरणों के हल होते हैं। जो कटान बिंदु के मान होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? समीकरण के हल होते हैं, और वो अद्वितीय हल होते हैं। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हो तब समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। कोई भी कटान बिंदु हमें उभयनिष्ठ के रूप में प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसका कोई हल नहीं होता। जब ये समांतर रेखाएं चलती हैं तब कोई रेखाएं, जब समीकरणों से समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तब कोई हल नहीं होता। तीसरी कंडीशन है जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं संपाती हो। जब समीकरणों से, ये समांतर रेखाओं के लिए समीकरण, जैसे कि एक समीकरण से हमें एक रेखा समांतर में प्राप्त हुआ, दूसरा रेखा उसी के जस्ट समांतर में प्राप्त हुआ, तब ये हो गया एक समीकरण के लिए, फर्स्ट समीकरण के लिए, सेकेंड समीकरण के लिए। तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कि एक दूसरे को जब काटेगी तब उभयनिष्ठ कोई बिंदु प्राप्त होगी, वो जो दोनों में होगी वो हमें इसमें प्राप्त नहीं होगा। सब इसमें की बिंदु अलग होगी, इसमें की बिंदुएं अलग होगी। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं संपाती हो, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो, एक समीकरण से प्राप्त रेखा उसी के दूसरे समीकरण से प्राप्त रेखा एक दूसरे के जस्ट ऊपर में हो, तब उसे कहेंगे संपाती रेखाएं। तब समीकरण के अनंतता अनेक हल होंगे। तब समीकरण के क्या होंगे? अनंतता अनेक हल होंगे। क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं। क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं। अच्छा, क्योंकि देखो एक दूसरे पर तो मिल रही है, लेकिन कई बिंदु मिलेगी। एक बिंदु जो एक समीकरण के लिए होगी, दूसरा बिंदु भी उसी समीकरण में मिलेगा, इसलिए इसमें कई बिंदु उभयनिष्ठ मिलते हैं। इस वजह से इसके कोई अनंतता अनेक हल होते हैं, इसलिए इसके अनंतता अनेक हल होते हैं। समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं की विशेषताएं व्यवहारिक जीवन में से संबंधित समस्याओं को समझने में मददगार साबित होती है। समस्याओं के हल में उपर्युक्त परिस्थितियां किस प्रकार सहायक होती है, इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। उदाहरण 6। कविता ने 1 पेंसिल और 2 रबर 4 रुपए में खरीदी। 1 पेंसिल और 2 रबर कितने रुपए में खरीदी? 4 रुपए में खरीदी। तथा
सविता ने 2 पेंसिल 4 रबर 16 रुपये में खरीदी। तब क्या हम पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल और एक रबर की कीमत क्या होगा? एक पेंसिल और एक रबर की कीमत को पहले हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का कीमत है x रुपये और एक रबर का कीमत है y रुपये। पहले ये हम मान लेते हैं। माना कि एक पेंसिल की कीमत है x रुपये व एक रबर की कीमत है y रुपये। चूँकि कविता ने एक पेंसिल व 2 रबर कुल 4 रुपये में खरीदे चुकाई, तब इसे इस निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। एक पेंसिल 1 इंटू एक्स प्लस 2 रबर 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 पहला समीकरण। आगे देखते हैं। इसी प्रकार कविता ने 2 पेंसिल व 4 रबर खरीदे। कविता ने क्या खरीदे? 2 पेंसिल और 4 रबर, मतलब कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना रुपये चुका है? 16 रुपये। 2 इंटू एक्स 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 16। तो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गए। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स इधर आके 4 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 इसके अपॉन में चले जाएगा। उसके बाद समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 0। अब समीकरण जो 3 हमको प्राप्त हुआ है उसमें 0 से लेकर x के मान हम लिखते जाएंगे। x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 आदि रखने पर y के संगत मान प्राप्त होंगे। इन्हें सारणी में लिखे। सारणी 1 में जिसमें x और y का मान लिखना है। x का मान जब हम समीकरण 3 में 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2, क्योंकि x का मान यहाँ पर 0 हो गया। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आया? y का मान 0। जब x का मान 0 है तो y का मान 2। जब x का मान 1 है तो y का मान 1/2 1.5। कैसे आया? y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 2, 3/2। क्या लिखेंगे? 1.5। तीसरा में देखें y जब x का मान 2 होगा, जब x का मान 2 होगा तो y का मान क्या होगा? 2 कट जाएगा 1, y का मान 1। जब x का मान 3 होगा तो y का मान 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x का मान 3 रखने पे 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मिला। x का मान जब 4 होगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 0.2। तब जब x का मान 4 होगा तो y का मान हो गया 0। उसके बाद जब x का मान क्या हो जाएगा? 5 होगा, तब y का मान क्या होगा? 1/2। इसको माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 0.2। उसके बाद जब x का मान 6 होगा, 4 माइनस 6/2 इज इक्वल टू माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 1। क्या आ गया? y का मान -1। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 में 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 में 2 को कॉमन ले लिए, बचा क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये 2 इसके अपॉन में चल जाएगा तो 8 आया। 2y इज इक्वल टू x माइनस 8 या फिर y इज इक्वल टू x माइनस 8/2। अब इसको देखते हैं। y का दूसरा समीकरण को प्राप्त हो गया। समीकरण 4, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 4 में x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखने पर y के क्रमशः संगत मान y इज इक्वल टू 4, 3.5, 3.2, 5, 3.5, उसके बाद 3, 2.5, उसके बाद 2, 1.5, 1 आदि प्राप्त होंगे। इन्हें सारणी में लिखते हैं। यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे? 0, 8 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद ऐसे ही रखते जाएंगे सब मानों को, तो हमको ये मान y के हमको प्राप्त होते जाएंगे। x के और y के मान दिए हुए हैं। आगे देखते हैं।
दो सारणी हमको प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 व 2 के लिए प्राप्त सारणी से निम्नलिखित आलेख बनाएंगे। समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देखते हैं। x का मान जब 0 होगा तो y का मान क्या था, 2 था, तो ये प्राप्त होगा ये वाला बिंदु। उसके बाद जब x का मान 1 था तो y का मान मिला था हमको 1.5। x का मान जब 2 था तो y का मान मिला था 1। x का मान जब 3 था तो y का मान मिला था 0.5। x का मान जब 4 था तो y का मान मिला था 0। x का मान जब 5 था तो y का मान मिला था -0.5। x का मान जब 6 था तो y का मान मिला था -1। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। फर्स्ट समीकरण के लिए हमको मतलब कि x + 2y = 4 के लिए ये वाला रेखा प्राप्त हुआ। सब बिंदुओं मिलते जाएंगे, उसे हम एक रेखा मिलाते हुए खींचेंगे, वही उस समीकरण के लिए इस आलेख पर रेखा होगी। उसके बाद दूसरी सारणी देखते हैं। जब x का मान 0 था तो y का मान मिला था 4। जब x का मान 0 था y का मान मिला था 4। जब x का मान 1 था तो y का मान मिला था 3.5। जब x का मान 2 था तो y का मान मिला था 3। जब x का मान 3 था तो y का मान मिला था 2.5। जब x का मान 4 था तो y का मान मिला था 2। जब x का मान 5 था तो y का मान मिला था 1.5। जब x का मान 6 मिला था तो y का मान मिला था 1। उसके बाद ऐसे करके ये बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक और रेखा खींचनी होगी जो समीकरण 2 को, सेकेंड समीकरण को दर्शाएगी। ये समीकरण 1 को, ये समीकरण 2 को दर्शा रही है। तो इस बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा प्राप्त हुआ आलेख पर, वही उस समीकरणों के लिए ये रेखा मिलेगी। समीकरणों से दो समांतर रेखाएं मिली है ना, दो समांतर रेखा मिल रही हैं, तब एक पेंसिल व एक रबर की कीमत क्या होगी। यहाँ दोनों रेखाओं में कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, अतः समीकरणों का अद्वितीय हल नहीं होगा। कविता व सविता ने द्वारा खरीदे गए पेंसिल व रबर की कीमत अलग अलग होगी, है ना। अगर हमें अद्वितीय हल मिलता, मतलब एक दूसरे के कटान बिंदु x और y का मान प्राप्त होता है यहाँ पे, तो हम उस x को पेंसिल की कीमत और y को रबर की कीमत मानते। लेकिन अभी जब दोनों समीकरणों से हमें दो समांतर रेखा मिली और जिसमें कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिला, तो समीकरण क्या हो गया, अद्वितीय हल नहीं होगा। तो कविता और सविता के द्वारा खरीदे गए पेंसिल और रबर की कीमत क्या हो गई, अलग अलग हो गई, क्योंकि अलग अलग समीकरण हमको प्राप्त हुआ इस आलेख के द्वारा। उदाहरण 7 दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेज़ों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 6 कुर्सियों और 4 मेज़ों को 2400 रुपये की कीमत 2400 रुपये चुकाई। तब एक कुर्सी और एक मेज़ की कीमत क्या की, जो पूछा है उसको मान लेते हैं। माना कि एक मेज़ की कीमत है x रुपये और एक कुर्सी की कीमत है x रुपये, एक मेज़ की कीमत है y रुपये। तब 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों की कीमत क्या हो जाएगी, 3x + 2y = कितना दिया हुआ है, 1200, है ना। 3x धन 2y = 1200 रुपये। ये हो गया पहला समीकरण। और उसी प्रकार प्रश्नानुसार 6 कुर्सी व 4 मेज़ों की कीमत दी हुई है 2400 रुपये। 6x + 4y = 2400, है ना। 6x + 4y = 2400। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। इसको और सरल कर सकते हैं क्या, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 3x + 2y = 2400। तो 3x + 2y = ये हो जाएगा इसके बटे में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 0 1200 आया। सेम इसी के जैसे समीकरण प्राप्त हो गया। 3x + 2y = 1200। तो दोनों समीकरण एक जैसे ही हैं। यदि इन समीकरणों का ग्राफीय निरूपण किया जाए तो संपाति प्राप्त होती हैं। चलो करके देखते हैं। समीकरण 1 व 2 दोनों में ही जब x का मान 100 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 4500। यदि x का मान 100 रुपये रखेंगे, क्योंकि ये जो 2400 में दिया हुआ है इसका मान, इस वजह से पहले जब x का मान जब 100 रुपये रखेंगे तब y का मान मिलेगा 1200
इस समीकरण को बदल देते हैं। 2y इज इक्वल टू 1200 ऋण 3x, y बराबर 1200 ऋण 3x बटे 2। तो 1200 ऋण 3x बटे 2 करेंगे इसको, इस समीकरण को बदल दिए, या फिर पहला समीकरण को या दूसरा समीकरण दोनों समान है तो दोनों का बदलने पे y का मान निकालने पे इस प्रकार का समीकरण हमको प्राप्त होगा। तो 1200 ऋण 3 गुणित 100 बटे 2, तो 1200 में 300 घटाएंगे तो 900 आया, 900 बटे 2 तो 450 रुपये। तो 100 रुपये, जब 100 रुपये मान होगा x का तो y का मिल गया 450। उसी प्रकार से जब 200 रखेंगे x का मान तब y का मान मिलेगा 300। उसी प्रकार से x के संगत मानों के संगत x के मानों के संगत y के और मान प्राप्त करते हैं। इन मानों को निम्नलिखित सारणी के रूप में लिखते हैं। जब x का मान 300 होगा तो y का मान होगा 150। जब x का मान 400 होगा तो y का मान 0। जब x का मान 500 होगा तो y का मान ऋण 150। जब x का मान 600 होगा तो y का मान ऋण 300। क्या करना है, इसमें रखते जाना है y के मान में। यह सारणी दोनों समीकरणों के लिए है, अतः इस सारणी से आलेख खींचने पर प्राप्त दोनों रेखाएं संपाती होंगे। जब x का मान 100 है तो y का मान 450, 200 है तो 300, x का मान जब 300 है तो 150, x का मान जब 0 है तो y का मान 400। x का मान जब 400 है तो y का मान 0। x का मान जब 500 है तो y का मान, x का मान जब 400 है तो y का मान 0, x का मान जब 500 है तो y का मान 150 ऋण 150, x का मान जब 600 है तो y का मान ऋण 300। ये दोनों समीकरण के लिए है। 3x + 2y इज इक्वल टू 1200, ये दोनों समीकरणों के लिए है। ये रेखा एक दूसरे पे संपाती है। यह समीकरण दोनों समीकरणों के लिए है। यह सारणी दोनों अतः इस सारणी से आलेख खींचने पर प्राप्त दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। स्पष्टतः x व y के जो मान दोनों समीकरणों में हैं उन मानों को समीकरण निकाय के हल कहेंगे। चूँकि x व y के अनंततः अनंत मान हैं, अतः दिए गए समीकरण निकाय के हल भी अनंत ही होंगे। इन समीकरणों में x व y कुर्सी व मेज की कीमत दर्शाते हैं, अतः कुर्सी व मेज की कीमतों के लिए यह बात लागू होगी कि उनकी अनेक संभावित कीमतें हो सकती हैं। कीमतें हो सकती हैं। इसमें इस आलेख विधि में समीकरण को हल करने पे हमको संभावित, जब वो अद्वितीय हल नहीं होते हैं तब हम संभावित हल मतलब कि मानते हैं, संभावित हल निकालते हैं, है ना। संभावित हल निकलते जब क्या होंगे, जब समांतर रेखा प्राप्त होंगी तब कोई हल नहीं प्राप्त होता, x और y का कोई मान प्राप्त नहीं होता। और उसी प्रकार से जब संपाती होते हैं तब अनेक संभावित मान हो सकती हैं। उदाहरण 8, दिए गए आलेख चित्र में समीकरण निकाय के लिए x और y के मान ज्ञात कीजिए। हाँ, यहाँ पे देखो ये एक अद्वितीय हल है। एक दूसरे को इस बिंदु पे, किस बिंदु पे, A1 और 4 बिंदु पे, 1 और 4 बिंदु पे काट रही है। दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण 4x - 5y + 16 = 0 और 2x + 5 - 6 = 0। दो समीकरण दिए हुए हैं, तो जिस बिंदु पे काटते हैं वही हमारे क्या होते हैं, x और y के मान। 1 और 4 क्या है, x और y के मान। आलेख से स्पष्ट है कि समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 1 और 4 पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः समीकरण निकाय के लिए x के बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा
4 होंगे। और यह क्या हल है? अद्वितीय हल है। यह क्या हल है? अद्वितीय हल है। अब देखते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको हमको पढ़ करके समझना है और x और y के रूप में एक समीकरण बनाना है। सिर्फ समीकरण बनाना है, उसका हल नहीं करना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 2900 रुपये में खरीदे। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। माना कि एक बल्ले की कीमत हो गई x रुपये और एक गेंद की कीमत हो गई y रुपये। तो 3 बल्लों की कीमत क्या होगी? 3x और 6 गेंदों की कीमत क्या होगी? 6y इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए में खरीदा उसने? 3900 रुपये में। तो पहला समीकरण क्या प्राप्त हो गया? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपये। ये हो गया पहला समीकरण। और वहीं से उन्होंने 1 बल्ला मतलब कि x और 2 गेंदे मतलब कि 2y, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे मतलब कि x प्लस 2y इज इक्वल टू कितने रुपये में खरीदा? 1300 रुपये में खरीदा। ये हो गया समीकरण 2। इस कथन से हमको 2 समीकरण प्राप्त हुए। कौन कौन से? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, है ना। ये हमको 2 समीकरण यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से दोनों प्रश्नों को पढ़ करके हमको समीकरण निकालना है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा अंतर 8 है। माना कि वो 2 संख्या क्या है? x और y है। वो दोनों संख्या कौन सी है? मान लेते हैं कि x पहला संख्या है और दूसरा संख्या है y। अब दोनों का योग बोला है तो मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 16 और दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। ये पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बताइए। का मूल्य 300 रुपये था। इससे हमको क्या करना है? समीकरण बनाना है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया हुआ है, 5वां प्रश्न दिया हुआ है। इसमें भी क्या करना है? समीकरण बनाना है। उसके बाद समीकरण को हल करना है उसमें दोनों क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें चित्र दिया हुआ है, आलेख में समीकरण के लिए एक रेखा खींची गई है आलेख में। उससे हमको देखना है और बताना है कि वो कौन सा हल है और x और y के मान भी इसमें लिखने हैं। फिर ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तो कहाँ पे आए हम? प्रश्नावली 1 के तीसरे प्रश्न में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।